सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 10th मई का न्यूज़पेपर। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक हुआ कश्मीर में। उसके बाद इंडिया ने जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें कि पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको जो है मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया गया। फिर उसके बाद में अभी पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है। कल लगातार आज दूसरे दिन जो है इंडियन एयर स्पेसेस को वायलेट करने की उसने कोशिश की और पूरे राजस्थान के बॉर्डर्स में ही ब्लैकआउट और सायरन बजते रहे। और इंडियन आर्मी ने जो है 26 जगहों पर ड्रोन्स देखे टोटल, जैसे बारामूला, जम्मू से लेकर भुज गुजरात तक ड्रोन सस्पेक्ट किया गया, जिसमें पंजाब के एक फ़िरोज़पुर में की एक सिविलियन फैमिली की जो है कई लोग उसमें घायल हैं बुरी तरह से। और बीएसएफ ने भी देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट में 7 जो है टेररिस्ट को मार गिराया है। और पाकिस्तान ने रात भर लगभग 300 से 400 ड्रोन्स भेजे, जो सर क्रीक के पास जो गुजरात और पाकिस्तान की एस्ट्यूरी है वहाँ पे 36 लोकेशंस पर देखा गया है। इनमें से ज़्यादातर ड्रोन्स जो थे वो टर्किश ओरिजिन के थे, जिनका नाम था आसिस गार्ड सोंगर ड्रोन्स। तो इसके बदले इंडिया ने क्या किया, इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान के 4 एयर डिफेंस साइट्स पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए हैं। एक रडार सिस्टम को भी उड़ा दिया है। तो ये बेसिकली आज की इसका अपडेट था। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो हिंदू हडल समिट जो बेंगलोर में चल रहा है, उसमें बेसिकली नए अलग अलग नेशनल इश्यूज़ के बारे में बात की जाती है। तो जैसे अभी परसों देखा था हमने, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे इंडिया में बढ़ती जा रही है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। फिर डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटीज़ पे फोकस रहता है। पॉलिटिकल जो इंसाइट्स हैं वो लोग देते हैं अपना, सिनेमा से रिलेटेड बातें होती हैं, एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन से रिलेटेड बातें होती हैं, और क्लाइमेट चेंज, स्पोर्ट्स, तो सारे टाइप का डिस्कशन यहाँ पे होता है। बेसिकली ये बेंगलोर में हो रहा है, हिंदू हडल समिट। फिर हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश में 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, यूपी एग्रीज और यूपी एआई प्रज्ञा। तो यूपी एग्रीज का क्या काम है कि बेसिकली जो 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बुंदेलखंड और पूर्वांचल रीजन के, वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए पुश करना है और तेज़ करना है। इकॉनमी जो है वहाँ की यूपी की $1 ट्रिलियन इकॉनमी ले जाने के लिए जो गोल है, उनका विजन है। जो एआई प्रज्ञा क्या है, एआई प्रज्ञा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट बेस है जो 10 लाख यूथ्स को ट्रेन करेगा अक्रॉस द स्टेट्स। तो रोबस्ट एआई टैलेंट बिल्ड करने का ये इनिशिएटिव है। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है सर, और यहाँ पे कोर्ट से रिलेटेड है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जो फ्राइडे को हुआ उसमें बोला कि ये जो कोई भी कंटेंट जो सोशल मीडिया या फिर मीडिया पोस्ट करती है उसको डिलीट करवाना या हटवाना ये कोर्ट का काम नहीं है। और जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जस्टिस भुयान जी ने क्या कहा कि जो हमें डेमोक्रेसी के लिए मीडिया और जुडिशरी दोनों ही इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए, ना कि रेस्ट्रिक्ट। और डिबेट और क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट को वेलकम करना चाहिए, जो उनके इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। और अगर किसी पब्लिकेशन से जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर अगर रियल और इमीडिएट डेंजर हो, तभी कोर्ट पब्लिकेशंस पर रेस्ट्रिक्शंस या इंजक्शन लगा सकती हैं। और तो यही बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में बोला गया है। देख लेते हैं आर्टिकल 19 क्या है, जो जिसकी बात चली। आर्टिकल 19 जो है हमारा, वो बेसिकली हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। तो अब इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाता है पहला, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और राइट टू असेंबल पीसफुली, कि एक जगह गैदर हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, विदाउट आर्म्स, बिना आर्म्स के। कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं।
पूरे इंडिया में थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया हम लोग मूव फ्रीली, इंडियन सिटीजन्स कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद में रिसाइड कर सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं और सेटल हो सकते हैं किसी पार्ट में इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। फिर जो लास्ट है इसमें वो है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या ऑक्यूपेशन या ट्रेड या बिजनेस, ठीक है। तो ये बेसिकली 6 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आते हैं। अब इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। रेस्ट्रिक्शंस जैसे क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं कि हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो है ध्यान में रखना है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी के बेसिस पे किसी कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और डिफेमेशन, किसी का डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एनी ऑफेंस, अगर किसी फ्रेंडली रिलेशन अगर मेंटेन करना है किसी दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, तो इन सब केसेस में जो आपके फ्रीडम है वो आपकी रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है केस टू केस बेसिस पे। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली निपाह वायरस के बारे में है। निपाह जो वायरस है वो केरला में अभी डिटेक्ट किया गया है। तो अभी निपाह वायरस क्या है? निपाह वायरस एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ है जो कि आपके एनिमल्स से ह्यूमन में जो है आती है। स्पेशली जो फ्रूट बैट्स हैं, फ्रूट बैट्स, फ्लाइंग फॉक्सेस जिन्हें बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्सेस के थ्रू होता है ये। तो सबसे पहली बार ये मलेशिया में डिटेक्ट हुआ था। जूनोटिक डिजीज़ है और इसके सिम्टम्स क्या हैं कि काफ़ी तेज़ बुखार आता है और फीवर, हेडेक, सर दर्द होगा और थकान और कन्फ्यूजन लगेगा, फैटीग लगेगा, है ना। और कोमा, सीवियर केसेस में कोमा टाइप का भी लगता है और रेस्पिरेटरी इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो ये फैलता कैसे? फैलता है बेसिकली जो इन्फेक्टेड फ्रूट बैट्स हैं, कोई भी इन्फेक्टेड फ्रूट बैट्स, ये ये उनके सलाइवा से कंटेमिनेटेड फ्रूट से आता है। तो इसीलिए बोलते हैं किसी भी फ्रूट को बिना धोए नहीं खाना चाहिए। और किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल से भी आता है, इन्फेक्टेड एनिमल्स से, जैसे कि पिग्स हो गए, है ना, इन सब के कांटेक्ट से भी आता है। इन्फेक्टेड इंसान के क्लोज कांटेक्ट से भी, जैसे लाइक बॉडी फ्लूइड से, है ना। तो इसमें बचाव कैसे करना है कि मतलब जैसे कच्चे फ्रूट्स बिना धोए जो है ना खाए और इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट से थोड़ा दूर रहे, है ना। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, ये सब चीज़ें होती हैं। और अभी तक इसका कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, नो स्पेसिफिक वैक्सीन। हम सिर्फ जो है सिम्टम्स को जो है ट्रीट करते हैं, जो सपोर्टिव केयर दिया जाता है इसके लिए, और कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीन इसके लिए नहीं है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमारी बेसिकली इंडिया ने एब्सटेन किया है IMF वोटिंग में, जिसमें कि पाकिस्तान को जो आपका रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फ़ंड जो मिलने वाला था, उसको, उस फंड को मिलने पे इंडिया ने सवाल उठाया और उनके इफ़ेक्टिवनेस पे जो है कंसर्न बोला कि जो इंडिया को, जो उनको $1 बिलियन का डिसबर्समेंट जो है मिलने वाला था रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फ़ंड के थ्रू, वो उसमें इंडिया ने एब्सटेन किया है। तो इसकी वजह से उनका जो है पूरा ट्रैक रिकॉर्ड और प्रोसीजरल रीज़न बताया गया और इंडिया ने ये भी कंसर्न उठाया कि पाकिस्तान IMF के जो फ़ंड का मिसयूज़ कर सकता है, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए। और जो है ये पूरे पाकिस्तान का पूरा IMF रिकॉर्ड रहा है हमेशा से। 35 सालों में उन्होंने 28 बार IMF से लोन लिया और हर बार रिफॉर्म्स जो है उन्होंने उनके फेल हुए। तो बेसिकली IMF क्या है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। IMF एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, जिसमें कि 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इनका जो एम है वो बेसिकली है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन को प्रमोट करता है। इसका हेडक्वार्टर आपका जो है वाशिंगटन DC में है और इसका मेन पर्पज़ तो यही बता दिया, जैसे मैंने आपको, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और कंट्रीज़ को जो क्राइसिस में है उनको लॉन्ग टर्म लोन देना, जिससे उनकी इकॉनमी में सुधार हो सके, मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाना और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स में गाइडेंस देना, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है? काम ऐसे करता है कि लॉन्ग टर्म लोन देता है ये, और कुछ कंडीशंस के साथ, जैसे कि वहाँ की कंट्री को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने होंगे आपके, और स्पेंडिंग कट्स करना होगा, पॉलिसी चेंजेस लाने होंगे। तो ये सब जो है
इन कंडीशंस के बाद जो है ये लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन। और इंडिया भी एक्टिव मेंबर है आईएमएफ का। 1991 के टाइम भी इंडिया को लोन की मदद मिली थी। और तो ये रजिस्टर जो हम इसकी बात कर रहे हैं, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, ये क्या होता है कि ये नया आईएमएफ का जो है नया फाइनेंशियल टूल है जो कि लॉन्ग टर्म चैलेंजेस से फाइट करने के लिए, जैसे कि कौन से चैलेंजेस हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गया या पैंडमिक से प्रिपेयर करना है किसी, तो उस केस में जो है ये लॉन्ग टर्म लो इंटरेस्ट लोन देता है 20 साल तक के लिए। और जैसे कि मैंने बताया, लोन मिलने के लिए पॉलिसी कमिटमेंट ज़रूरी होते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना, स्पेंडिंग कट करना, पॉलिसी चेंजेस करना। तो मेनली ये लो इनकम और वल्नरेबल कंट्रीज़ को दिया जाता है। तो बेनिफिट्स यही होगा क्लाइमेट चेंज के लिए आपका, और हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है पैंडेमिक के टाइम पे, सस्टेनेबल ग्रोथ प्रमोट करने के लिए, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखना। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, वो बेसिकली हमारी जो रिसेंटली अपग्रेडेड एयर डिफेंस गन्स हैं, वो उन्होंने जो पाकिस्तानी ड्रोन्स को बॉर्डर पे मार गिराया है। तो ये डिफेंस गन कौन कौन सी हैं, L-70 और ZU-23। तो वो जो वो जो गन देखते हैं जो नीचे रखी रहती है, उनका जो है पॉइंट ऊपर को रहता है, वो वाली गन्स की बात कर रहा है ये। तो इन्होंने ड्रोन्स को मार गिराया है। और इंडिया का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें कि S-400 जो हमने रशिया से लिया है, और मीडियम रेंज की जो आपकी मिसाइल्स हैं MRSAM, और आकाश डिफेंस सिस्टम, आकाश और S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड है DRDO से। और ये हमारा S-400 हमने रशिया से लिया है। तो ये सब इन सब की वजह से हमने पाकिस्तानी ड्रोन्स को जो है मार गिराया है। S-400 जो है रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे पास भी है, हमने लिया है, जिसने बड़ी मदद की हमारी सारे जो पाकिस्तानी अटैक्स थे उनको न्यूट्रलाइज करने में। तो ये बेसिकली एक साथ 36 टारगेट्स को लॉक कर सकता है, और इसकी लगभग रेंज 400 किलोमीटर के आसपास है। तो ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है। तो अभी बहुत ज़्यादा S-400 डिफेंस सिस्टम न्यूज़ में चल रहा है। तो इसकी रेंज एक बार देख लीजिए, 400 किलोमीटर तक की रेंज होती है, और ये मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ इंगेज कर सकता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, लॉन्ग डिस्टेंसेस से। और काफ़ी मतलब अलग अलग एनवायरमेंट, हार्श वेदर कंडीशन में भी डे एंड नाइट ऑपरेट कर सकता है ये। और ये मल्टीपल मिसाइल्स को, डिफरेंट टारगेट्स को अलग अलग एंगल्स पे एक साथ ये टारगेट कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली एक रिपोर्ट से रिलेटेड है, जिसका नाम है 23rd एनुअल साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। इसमें बोला जा रहा है कि जो इंडियन मीडिया है उसको सिस्टमेटिकली स्ट्रैटेजी के थ्रू क्रिपल किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, जिसमें कि ट्रस्ट डेफिसिट और इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स को चोक करना, या गिग वर्कर्स के इशू को हाईलाइट किए गए हैं सारे। तो इसमें बोला गया है कि जो है इंडिया में हेट स्पीचेस और डिसइंफॉर्मेशन बढ़ रहा है अभी, और जो जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के IT सेल्स का मेजरली हाथ है। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाता है, डिफेमेशन लॉज लगा दिए जाते हैं, सेडिशन चार्जेस लगा दिए जाते हैं, और मिस यूज़ होता है उसको, और डराने की कोशिश की जाती है। तो और जर्नलिस्ट को भी लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि सेल्फ सेंसरशिप हो गया, और इनको भी सर्विलेंस और इंटिमिडेशन और रेड्स हो रही हैं, थ्रेट्स मिलते हैं। तो जो मीडिया का वर्कफोर्स है वो भी बेसिकली जो है श्रिंक कर रहा है काफ़ी, और कंटेंट क्रिएशन में AI यूज़ किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो रहा है। तो ये सब हाईलाइट किए गए इश्यूज़। फिर उसके बाद में लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि अभी डिजिटल ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है ऑल्टरनेटिव मीडिया कि ग्रो होने का चांस है, जिसने ट्रेडिशनल जो आपकी लीगेसी मीडिया उसको काउंटर बैलेंस जो है बना रखा है। तो ये इस आर्टिकल में पूरे बताया गया है। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, वो बेसिकली जो सिंगल यूज़ फूड प्लास्टिक है और बेवरेज पैकिंग जो है, वो हमारा हिमालय का जो है प्लास्टिक वेस्ट 84% प्लास्टिक वेस्ट बनाता है। तो इस न्यूज़ में बस यही बोला गया है कि वहाँ पे कैसे कैसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, प्लस जो है ये बोला गया है कि ये प्रोडक्शन एंड सिस्टम इशू से ज़्यादा क्या है कि हमें पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन करना चाहिए इस पे,
पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन करना चाहिए और शिफ्ट करना चाहिए सेंट्रलाइज्ड और एक्सट्रैक्टिव वेस्ट सिस्टम से। तो इस न्यूज़ में ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, बस यही बताया हुआ है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मर NSA हमारे M.K. नारायण, उन्होंने कहा कि 1965 वॉर और 1971 के वॉर के बाद जो भारत ने पाकिस्तान को तोड़ने का मौका गंवा दिया, जो आज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने में एक बड़ी रुकावट है। तो उन्होंने कहा कि जो टेररिस्ट स्टेट को एलिमिनेट किए बिना, टेररिस्ट स्टेट जैसे पाकिस्तान को एलिमिनेट किए बिना टेररिज्म को ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल है। और पाकिस्तान ने जब आर्मी चीफ ने जब हेट स्पीच दी थी, उसी के तुरंत बाद एक्शन लेना एक और भूल थी। मतलब उनके जो हेट स्पीच दी थी उसके तुरंत बाद जो है हमें एक्शन लेना चाहिए था, उनके तुरंत बाद एक्शन ना लेना एक भूल थी। और ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए इंडिया ने जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ख़िलाफ़ इंगेजमेंट के नए रूल्स सेट कर दिए हैं, जहां अब सबूत देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली इसमें बस इतना ही बताया गया, कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। उन्होंने जो अपने ओपिनियंस दिए उसी के बारे में है, बस इसमें यही इसकी समरी है। फिर यहाँ पे जो इस आर्टिकल में बताया गया है बेसिकली कि जो है लिबरल एजुकेशन जो लिबरल एजुकेशन है उसका पर्पस सिर्फ कैरियर बनाना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को दुनिया को समझने और सवाल करने पे, क्रिटिकल थिंकिंग की सोच रखने पे का उनका वो होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। और क्रिटिकल जो पुराना जो हमारा पैनलिस्ट ने और ये भी कहा कि जो जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी और जो नेचर जो है, उसमें एजुकेशन का फोकस जो है वो ट्रेनिंग से हट के किस पे होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग पे और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे होना चाहिए। और लिबरल एजुकेशन का बेस जो है वो बेसिकली इंडिया के प्राचीन बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन जो है उसमें भी था, जहाँ शस्त्र और विचार विमर्श का से ज्ञान मिलता था आपके। और आज के समय में जो AI है वो इजी इंफॉर्मेशन एक्सेस से कॉग्निटिव स्किल्स को थोड़ा सा, जो AI की वजह से लोग सोचने समझने की शक्ति अपनी थोड़ी खो रहे हैं, तो कॉग्निटिव स्किल्स कम हो रही हैं, जिसका सोल्यूशन भी अभी मिला नहीं है। तो ये इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है। ये दोनों न्यूज़ इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, जस्ट मैं ये सब बता दे रहा हूँ इसमें क्या बोला गया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली हमारे डीलिमिटेशन के बारे में है। तो ये देखने से पहले डीलिमिटेशन के बारे में देख लेते हैं क्या है डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन एक बेसिकली मैकेनिज़्म है जिसमें सेंसस के बाद, हर सेंसस के बाद आपके लोकसभा जो आपकी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं या मतदान क्षेत्र बोले, उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसको फिर से बनाया जाता है। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हो या मतदान क्षेत्र, उसकी बाउंड्रीज़ को फिर से बनाया जाता है ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से सभी रीजन्स को रिप्रेजेंटेशन मिले। तो अब इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या प्रोविजंस हैं, तो आर्टिकल 82 है। आर्टिकल 82 जो कि बोलता है कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कराना है। तो इसके वजह से डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया जो बाउंड्रीज और सीट एलोकेशन को रिवाइज करता है। तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, कुछ 42nd अमेंडमेंट हुआ था। 42nd अमेंडमेंट में 1971 सेंसस जो हुआ था, उसके बाद डिलिमिटेशन को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया ताकि जो स्टेट्स फैमिली प्लानिंग फॉलो कर रहे हैं उनको नुकसान ना हो। तो 1971 में 2026 तक के लिए जो है सीट्स फ्रीज कर दी गई 1971 के सेंसस के डेटा के हिसाब से। फिर उसके बाद 84th अमेंडमेंट हुआ। 84th अमेंडमेंट में ये फ्रीज जो है कंफर्म करता है कि 2026 तक कोई नई सीट एलोकेशन नहीं होगी, नो न्यू सीट एलोकेशन, और सिर्फ बाउंड्रीज रीड्रॉ की जा सकती हैं जिसमें फॉर बैलेंसिंग जो पॉपुलेशन पर सीट। फिर उसके बाद 87th अमेंडमेंट आता है। इसी 87th अमेंडमेंट में जो है 2001 के जो डेटा होगा उसके हिसाब से डीलिमिटेशन जो अलाउ किया गया है कि डीलिमिटेशन किया जाएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स चेंज नहीं की गई, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का इंटरनल एडजस्टमेंट हुआ। तो अब इससे क्या है, सदर्न स्टेट्स को कंसर्न है कि उनकी जो क्योंकि उन्होंने कई सारे पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लिए तो वहाँ की पॉपुलेशन कम हो गई है, तो सदर्न स्टेट्स को कंसर्न है कि वहाँ के सदर्न स्टेट्स को सीट्स कम मिलने की आशंका है ना। तो वही पूरा कंसर्न है। तो वही यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपके जो CM है तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, उन्होंने डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को नुकसानदायक बताया है सदर्न स्टेट्स के लिए,
ताकि क्योंकि उन लोगों ने पॉपुलेशन जो कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट किया है और सजेशन दिया है कि 33% लोकसभा सीट्स साउथ को देने का सजेशन दिया है, क्योंकि सदर्न स्टेट्स योगदान ज़्यादा करते हैं टैक्स रेवेन्यू में और लेकिन उनको रिटर्न कम मिलता है। तो ये बेसिकली उनका ये कहना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल है वो हमारा मल्टीलेटरल रजीम को हाईलाइट किया गया है, उसका इम्पोर्टेंस जो है क्लाइमेट चेंज में के इम्पोर्टेंस में। तो इसमें बोला गया कि वही ट्रंप ने भले पेरिस एग्रीमेंट से यूएस को निकाल दिया हो, लेकिन क्लाइमेट चेंज के लिए आज भी मल्टीलेटरल जो प्लेटफॉर्म है वो बिना ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के जो है कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो अब इंडिया के लिए बोलते हैं कि इंडिया को अपना एक क्लाइमेट मॉडल डेवलप करना चाहिए और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस डेवलप करने चाहिए जो इंडिया को हेल्प करें, दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड ना रहें, हेल्प करें क्लाइमेट चेंज से टैकल करने में और दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड ना रहें बेसिकली। तो अब क्लाइमेट चेंज जो एक्शन है, क्लाइमेट एक्शन को इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी इंक्लूड करना होगा और क्लीन एनर्जी तभी सक्सेसफुल होगी जब उसका एक इकोनॉमिक फीजिबिलिटी होगी जो इंडस्ट्रीज़ की। और जो इंडिया के जो ब्राइट टैलेंट है रिसर्च के लिए अब्रॉड चला जाता है, तो जिसमें कि हमारी ग्लोबल कंट्रीब्यूशन को लिमिट करता है। तो इसमें बस इतना ही बोला गया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो आर्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर यहाँ पे एक थैलासीमिया डिजीज़ के बारे में है, कर्नाटका का स्पेशल पेज है। थैलासीमिया डिजीज़ बेसिकली पहले देख लेते हैं थैलासीमिया डिजीज़ क्या होती है। तो ये एक जेनेटिक डिज़ॉर्डर है, जेनेटिक डिजीज़ है, जिसमें कि क्या होता है कि एक इनहेरिटेड ब्लड डिज़ॉर्डर है जिसमें हेमोग्लोबिन कम बनता है। आपका हेमोग्लोबिन कम बनता है, जो कि हेमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ऑक्सीजन को ब्लड सेल्स तक ले जाता है। तो इसमें क्या होता है, रेगुलर आपके ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट को 2-4 बार हफ्ते में ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है, जो उनकी लाइफ बनाए रखता है। बार बार ट्रांसफ्यूज़न की वजह से इसमें कभी कभी आयरन भी ज़्यादा हो जाता है, आयरन जमा हो जाता है, जिससे कि फिर आयरन चिलेशन थेरेपी दी जाती है। और परमानेंट क्योर जो है इसका वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इकलौता एक परमानेंट क्योर है, लेकिन ये काफ़ी महंगा होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो इसीलिए फिर इस आर्टिकल में इससे क्या बताया गया है कि ये आर्टिकल्स उन फैमिलीज़ के बारे में बताया गया जो थैलेसीमिया जैसे सीरियस जेनेटिक डिज़ॉर्डर से जूझ रहे हैं। तो उसमें कुछ उन लोगों को हर कुछ हफ्तों में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और चिलेशन थेरेपी लेना पड़ता है उससे बचने के लिए। सरकार फ्री इलाज का वादा करती है, बट दवाइयों की सप्लाई कम है और क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब है। और कर्नाटका में काफ़ी कंसैंगीनियस मैरिजेस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जिसमें कि कंसैंगीनियस मैरिजेस क्या होता है कि अपने रिश्तेदारों में ही शादी कर लेते हैं। तो इससे क्या है, जेनेटिक डिज़ॉर्डर और भी एक पॉपुलेशन में, जैसे ये सारा उनका परिवार है उसी में शादी कर रहे हैं, तो जेनेटिक जो डिज़ीज़ है वो इसी में फैली रहेगी और मॉर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें। तो इसमें बोल रहे हैं एक्सपर्ट स्क्रीनिंग, अवेयरनेस और गवर्नमेंट सपोर्ट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं बेसिकली इस आर्टिकल में, इस न्यूज़ में। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली यहाँ पे तेलंगाना में एलिवेटर से रिलेटेड है कि जो है एक अकबर जी हैं जो डॉक्टर थे, उनकी एलिवेटर में डेथ हो गई है उनके। तो ये हुआ बेसिकली किस वजह से, तेलंगाना में इस आर्टिकल में बोलते हैं काफ़ी जो लिफ्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी वीक हैं और इलीगल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा है। सेफ्टी के लिए एक डेडिकेटेड रेगुलेशन और ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत है। तो इसमें वही हाईलाइट किया गया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली हमारे इंडिया यूके का जो FTA फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उससे रिलेटेड है कि ऑटो सेक्टर पे 10% इम्पोर्ट ड्यूटी कम किया गया है। तो जिसमें IC इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अलग अलग कोटाज रखे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है बेसिकली, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई टाइप के होते हैं, देख लेते हैं। जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक एग्रीमेंट जिसमें कंट्रीज़ एक दूसरे के कुछ ही सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे ऑन सम सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करते हैं, ठीक है। और लेकिन उनके लिए पूरा मार्केट ओपन नहीं होता है। तो जैसे इसका एग्जांपल है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर उससे बाद में आता है फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ अपनी मार्केट को ओपन करते हैं, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस या एलिमिनेट करते हैं।
जैसे टैरिफ या कोटा है ना, अपनी मार्केट को भी यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। और जो रिड्यूस करते हैं टैरिफ, जो इंडिया और यूके के बीच में हुआ है अभी, इसका एग्जांपल है इंडिया आसियान एफटीए, जैसे इंडिया आसियान एफटीए, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये इसमें क्या है कि ये आपका इंटेलेक्ट जो ट्रेड के साथ साथ गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड के साथ साथ क्या क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आपका आ सकता है फ्रीली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ सकते हैं, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जैसे और एरियाज़ में भी कवर होता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इंडिया साउथ कोरिया जो है आपका, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। फिर आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। कोऑपरेशन एग्रीमेंट में जैसे टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ह्यूमन कोऑपरेशन, ये सब आता है, बट इससे कॉम्प्रिहेंसिव होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है ये पहला। फिर ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। फिर इकोनॉमिक जो आपका कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, ये थोड़ा और ज़्यादा कोऑपरेट करता है किसमें, जैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में, रिसर्च, ये सब तो रहता ही है, प्लस इसके एडिशन में टेक्नोलॉजी, रिसर्च और ह्यूमन रिसोर्स की कोऑपरेशन है ना, तो ये सब पूरा रहता है। एग्जांपल जैसे इसका हो सकता है इंडिया सिंगापुर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। फिर उसके बाद में आपका आता है जो है कस्टम यूनियन ऐसा एक सिस्टम है जिसके भी मेंबर्स कंट्रीज़ के बीच में फ्री मूवमेंट होता है गुड्स का, बट एक जो नॉन मेंबर्स होते हैं, इसकी खासियत ये है कि जो नॉन मेंबर्स होते हैं उस पर आपको कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाते हैं, उन सब पे कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया यूरोपियन यूनियन, है ना। और कॉमन मार्केट होता है। कॉमन मार्केट में क्या होता है कि ये कस्टम यूनियन से आगे का स्टेप होता है। कॉमन मार्केट में गुड्स सर्विसेज जो होती हैं, आपकी कैपिटल होता है और लेबर होता है, फ्री मूवमेंट होता है यहाँ पे। कॉमन मार्केट है ना, तो फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर भी होगा यहाँ पे। इसमें कॉमन पॉलिसीज़ भी होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट की पॉलिसीज़। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, बेसिकली आपका यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया हो सकता है, ठीक है। तो और फिर इसके बाद और भी आते हैं, जैसे मॉनेटरी यूनियन हो गया। मॉनेटरी यूनियन क्या है कि इसमें करेंसी भी एक ही करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं सब लोग अपने, है ना, अपनी करेंसीज को एक ही करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, या एक कॉमन करेंसी अडॉप्ट कर लेते हैं। इससे जो उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ट्रेड में ईज़ होता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन, ठीक है। तो ये हमारे सारे FTAs थे, इस टाइप ऑफ FTAs। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंक्स को रेडी करने के लिए बोला एंटी DDoS सिस्टम से, जिससे जो कि एक टाइप का साइबर थ्रेट है। तो अभी एंटी DDoS सिस्टम क्या होता है और क्या बोला उन्होंने, ये जानते हैं। तो उन्होंने बोला बेसिकली जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी साइबर प्रिपेयर्डनेस का रिव्यू किया, और RBI और जो सर्टिन है उसके साथ मिल के साइबर अटैक्स के केसेस में जल्दी रिस्पॉन्स देने की इंस्ट्रक्शन दिया है। तो हर बैंक को बोला गया है कि 2 सीनियर ऑफिशियल्स अपॉइंट करने को कहा गया है, जो एक साइबर इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करेगा और दूसरा बैंक ब्रांचेस या ATM के ऑपरेशन को मॉनिटर करेगा। तो बैंक्स को भी बोला गया है एंटी DDoS सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये है क्या, ये बेसिकली DDoS सिस्टम जिसको बोलते हैं वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये एक टाइप का साइबर अटैक होता है जिसमें हैकर्स मल्टीपल जो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स होते हैं जिनकी सिक्योरिटी वीक होती है उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। एक यूज़ करके एक सर्वर या एक नेटवर्क पे को ओवरलोड कर देते हैं, ताकि वो सिस्टम या जो आपकी वेबसाइट है वो टेम्परेली या परमानेंटली लो डाउन हो जाए। तो फिर इससे होगा क्या, इसका मेन गोल है कि सर्विस को डिनाई कर दिया जाए। ये सर जब ओवरलोड हो जाएगा सिस्टम तो ये सर्विस डिनाई हो जाएगी, तो उसका एक्सेस नहीं मिल पाएगा। अब इसी DDoS सिस्टम को इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस अटैक को DDoS प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, जो कि वो बोल रही हैं कि सबको इम्प्लीमेंट करने को, सारे बैंक्स को। तो ये करता क्या है बेसिकली, ये इसी अटैक से बचने के लिए होता है। ये नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, आपके नेटवर्क ट्रैफिक और सस्पिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, ठीक है। जैसे ट्रैफिक फ़िल्टर करता है, लोड बैलेंस करता है, ताकि सर्वर पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ताकि वो लोड ना हो। तो ये सब इसका काम होता है बेसिकली। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे। तो आज हमने जाना कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ
सर्विस सिस्टम क्या है और DDoS प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है, इंडिया यूके FTA के बारे में जाना और डिफरेंट टाइप्स के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में जाना। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने जो लिफ्ट के कॉम्प्रोमाइज्ड लिफ्ट स्टैंडर्ड्स है तेलंगाना, उसके बारे में देखा थोड़ा। फिर यहाँ थैलेसीमिया डिजीज़ के बारे में देखा जो कर्नाटका की फैमिलीज़ में ज़्यादा कॉमन हो रहा है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने आर्टिकल्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर यहाँ पे हमने देखा जो आपका मल्टीलेटरल रेजीम है उसका इम्पोर्टेंस क्लाइमेट चेंज में, और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बारे में जाना यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा कि लिबरल एजुकेशन का रोल आज के कॉन्टेक्स्ट में। और यहाँ पे फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो कैसे हिमालयाज़ में जो सिंगल यूज़ फूड प्लास्टिक कैसे वहाँ पर पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज कर रहा है। और जो प्रेस फ्रीडम में हमारी कैसे क्या जो है 23rd साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में क्या बोला गया हमारे प्रेस फ्रीडम के बारे में। और हमने क्या कौन कौन सी गन्स यूज़ कर रहे हैं उनके पाकिस्तान के एयर जो ड्रोन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, गन्स और एयर डिफेंस सिस्टम। IMF के बारे में जाना यहाँ पे, और निपाह वायरस के बारे में जाना। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा कि आर्टिकल 19 के बारे में जाना यहाँ पे, और कोर्ट का व्यू क्या था मीडिया और जुडिशरी के बारे में। और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि यूपी में 2 जो इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए हैं, यूपी एग्री एंड जो AI प्रज्ञा है उसका क्या रोल है। और फिर हिंदू हडल में क्या डिस्कशन हो रहा है समिट में। और फिर यहाँ पे पाकिस्तान के जो 4 जो आर्मी कैंप्स हैं उनको उड़ा दिया है, तो उसके बारे में हमने देखा। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि मैं ऐसा ही न्यूज़ एनालिसिस करता रहूँ और इससे अच्छी क्वालिटी भी आपके लिए ला सकूँ। प्लीज़ थैंक यू वेरी मच।